कुछ पूछना है? पूछना है जी? एक्चुअल में जो उस समय हिंदुस्तान का बादशाह आदिल शाह सूर है, एक जगह सिकंदर सूर, एक जगह आदिल शाह सूर। फाइनल जो बैटल हो रहा है वो उनके सेनापति लड़ रहे हैं, ठीक है। बादशाह मेन वही है, लेकिन फाइनली इसको कॉन्क्लूजन कब होता है? बाद में, जब आदिल शाह सूर का सेनापति जब हारता है, तब फाइनली अफगानी हारते हैं। वॉर हमेशा अफगानियों के बीच ही में हो रही है। एक बार सिकंदर सूर लड़ रहा है, एक बार आदिल शाह सूर लड़ रहा है, और एक बार हेमू लड़ रहा है, ठीक है। अफगानियों से ही वॉर हो रही है। और कुछ पूछना है? हाँ, मालवा रहेगा। और कुछ? जौनपुर किनकी? अकबर कैपिटल जौनपुर कभी? हरी, अकबर की कैपिटल जौनपुर। उसने जौनपुर कैपिटल बना लिया था। क्यों? रिकॉर्डेड है कि ठीक। और कुछ? मालवा वाला ऐड कर लीजिए। 1561 में जो पहला वॉर होता है वो मालवा में होता है। मालवा। अधम खां जो है, अधम खां और पीर मोहम्मद, ये दोनों मालवा पर अटैक करते हैं। कमांडर थे अकबर की। इसको एक फैक्ट ऐड कर लीजिए। मालवा 1561। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। ये राजपूताना एरिया से बाहर है, लेकिन पहला अटैक जो होता है अकबर को मालवा रीजन पे होता है। कमांडर कौन थे? इसी महामंदा का बेटा अधम खां और उसका छोटा बेटा पीर मोहम्मद उसी का बेटा है। लेकिन अधम खां उससे जीत जाते हैं ये लोग। लेकिन अकबर, अधम खां था, ये खुद बादशाह बनना चाह रहा था। जब मैंने बताया नहीं, जब पेटीकोट गवर्नमेंट थी, उसी पेटीकोट गवर्नमेंट का एक पार्ट अधम खां भी था। उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी खुद, ये सब पेटीकोट गवर्नमेंट के पार्ट थे ये लोग। और ये बाद में बादशाह बनना चाह रहा था। ये बात अकबर को पता चल गई थी, इसीलिए वो बाद में मरवा देता है अधम खान को। किसका मर्डर किया था? वकील। वकील बैरम खां वकील था ना। 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां ही वकील मुत्तलक नाम होता है, वही बैरम खां था। बैरम खां की डेथ के बाद वकील पद को कुछ दिन डिसॉल्व कर दिया गया, वकील बनाया ही नहीं गया। देखिए, दो चीज हमेशा मैं पिछली क्लास में बता रहा था, दो पद हमेशा सल्तनत टाइम में नायब ए मामलिकात, इट वॉज इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ सुल्तान। किसके टाइम बना था नायब ए मामलिकात? बहरम शाह के साथ, ठीक है। तो ये भी पोस्ट जो थी वो इक्विवेलेंट टू सुल्तान है। जैसे मान लो सुल्तान है ये, तो जो उसका नायब होता है वो भी इक्विवेलेंट ही है इसके। इसीलिए मलिक एतगीन को जब बनाते हैं तो मलिक एतगीन उस समय हाथी रखना बहुत शान का काम था। हाथी, हाथी जो सुल्तान होता था वही हाथी बैठता था। तो एतगीन जो प्रोटोकॉल सुल्तान फॉलो करता था, नायब भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करने लगा। इसीलिए एतगीन की जब हत्या कर दी जाती है तो वहां भी नायब मामलिकात का पद कुछ दिन के लिए डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि अगर एक पद आप ऐसे बना दोगे तो सुल्तान की पावर खत्म हो जाएगी ना।
आप उसी के पैरेलल एक उसी के इक्विवेलेंट एक मत बना रहे हो। उसी प्रकार मुगल टाइम पीरियड में भी दिक्कत यही है, वकील जो है, वकील मुत्तलक इसका पूरा नाम है, वो भी बादशाह के पैरेलल ही है। इसका खुद का कोई पोर्टफोलियो नहीं है, खुद का कुछ काम नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट को मॉनिटर करता है। और बादशाह भी तो यही करता है ना, बादशाह का कोई खुद का कोई पोर्टफोलियो नहीं, सारे डिपार्टमेंट को मॉनिटर कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए थे। इसीलिए वकील, जब बैरम खां की डेथ होती है, बाद में जब मार देता अफगानी, इनको लग जाता वकील जब तक रहेगा दिक्कत में रहेगा, इसीलिए वकील पद को डिसॉल्व कर दिया जाता है। मुगल टाइम पीरियड में वकील पद कभी भी लगातार कंसिस्टेंट नहीं बना रहा। बाद में औरंगजेब के टाइम असद खां वकील बनाया जाता है, वो लगभग 31 साल तक बनता है औरंगजेब के टाइम पीरियड में। क्योंकि औरंगजेब ऐसा बादशाह था जो वो अपनी कैपिटल को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है, साउथ में चला गया, तो कौन सी बादशाह देखेगा, उसलिए वकील पद उसने बना दिया। लेकिन वकील जो पद है कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बना रहा मुगल टाइम पीरियड में। लाइक नायब भी सल्तनत पीरियड में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बना रहा। ठीक है, ये सब सुल्तान या बादशाह के जो स्टेटस है ना, उसको डिमिनिश करते हैं, उसको गिरा देते थे, इसीलिए इस पद को डिसॉल्व कर दिया था। ठीक, मालवा वाला ऐड कर ले, जौनपुर वाला मुझे बाद में दिखा देना, बाद में। और एक चीज और किसी ने मुझे पूछा था, शायद मेरे मुंह से निकल गया था, मरियम उज़ ज़मानी, क्या मैंने बोल दिया था? शायद सुल्तान विश्व की बेगम बोल दिया था क्या? मदर ऑफ वर्ल्ड, मदर ऑफ वर्ल्ड, मदर ऑफ वर्ल्ड, नॉट बेगम ऑफ वर्ल्ड, मदर ऑफ वर्ल्ड। मरियम उज़ ज़मानी का मतलब है मदर ऑफ वर्ल्ड, संसार की मां। मतलब बेगम और मदर से तो मतलब ही चल गया। चलिए हम लोग और तो पूछ रहे हैं, रिलीजियस पॉलिसी पे थे हम लोग। मैंने बताया था रिलीजियस पॉलिसी हेडिंग डाल लीजिए, कल थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, ठीक है। पहला जो टाइम पीरियड है उसकी रिलीजियस पॉलिसी का, वो 1556 से लेकर 1572-73 टिल द विक्ट्री ऑफ गुजरात। ठीक है, इस टाइम पीरियड मैंने कल भी बताया था, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, इस्लामिस्ट पक्का ऑर्थोडॉक्सी है वो। लेकिन तभी भी वो रैशनल है, इसने कुछ जो पॉलिसीज अपनाई थी, जो कल मैंने फैक्ट में लिखवा दी थी, वो शो कर रहा है कि वो ऐसा बादशाह नहीं है जो एक पपेट की तरह काम कर रहा है। उसकी खुद की रैशनैलिटी थी और कुछ नया करना चाह रहा शासन। अभी तक की जो प्रॉब्लम है धर्म वाली, उसको किसी तरीके से बैलेंस करना चाहता है। जो हमको दिखता है कब? उसके सेकंड टाइम पीरियड में। कब? जब वो इबादत खाना स्टैब्लिश करता है 1575 से लेकर 1579 तक। अब ये इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी है उसका मैच्योर फेज है। अभी तक वो सीख रहा है धर्म है क्या। उसको ये लगता था कि किसी तरीके से धर्म वाली प्रॉब्लम है ना, उसको कम करके रखा जाए, क्योंकि इसको पता था कि सल्तनत में ऐसा हो चुका था, रिलीजन बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर था, इसीलिए इसको थोड़ा बैलेंस करके रखा जाए। जब वो गुजरात विक्ट्री के बाद अब वो मैच्योर फेज पहुंचता उसकी रिलीजियस पॉलिसी का, तब जब वो इबादत खाना एस्टेब्लिश करता है। इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप। इबादत वर्शिप जहां होता है, खाना मतलब हाउस, हाउस ऑफ वर्शिप 1575। फतेहपुर सीकरी में ही एक मंडप, जिसे हम कहते हैं मंडप, इंग्लिश में मंडप, बालकनी टाइप का इस्टेब्लिश कराता है। वहां पे चर्चाएं कराता था ये धर्म की। शुरुआत में केवल और केवल उलेमा वर्ग को बुलाया गया कि एक्चुअल में रिलीजन है क्या, आप लोग मुझे समझाइए। अकबर खुद अंगूठा छापा है, लेकिन उसमें अच्छाई सबसे बड़ी ये है, वो बड़ा मोटिवेटेड रहता नए नए तरीके के ज्ञान लेने में। एक अब्दुल्ला खां सिराजी नामक एक व्यक्ति था उसके टाइम पीरियड में, अभी आगे नाम आ जाएगा, उसकी बड़ी बहुत इज्जत करता था ये अब्दुल्ला खां सिराजी। उसको लगता था ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी रैशनैलिटी पे मैं बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं, मोर देन अबुल फजल। उसने एक स्टेटमेंट अबुल फजल का अब्दुल्ला सिराजी के लिए, मतलब ये शो कर रहा हूं कि किस रैशनैलिटी इसकी डेवलप कैसे हुई।
अब्दुल्ला सिराजी की स्टेटमेंट, अगर पूरी दुनिया तबाह भी हो जाए, ये पूरी ज्ञान की दुनिया तबाह भी हो जाए नॉलेज की, तभी भी जो सिराजी है वो इतना नॉलेजेबल आदमी है, फिर से वो एजुकेशन सिस्टम या नॉलेज को फिर से रीस्टैब्लिश कर सकता है। मतलब नॉलेज का अकेला स्टोर हाउस है वो, तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। मतलब धीरे धीरे इसकी मैच्योरिटी है। जो काबिल लोग हैं वो इसके आसपास है। नवरत्न, अभी मैं बता दूंगा नवरत्न कौन से थे। इसीलिए जितने भी अच्छे लोग हैं उसके टाइम पीरियड के, उनको सबको अपने आसपास रखता है, उनसे सबसे एडवाइस लेता है, और आपको ये सब उसकी पॉलिसीज में दिखेगा धीरे धीरे। इसी पॉलिसीज का होगा इबादत खाना, अबुल फजल, उसके नवरत्नों में अबुल फजल। इसी पॉलिसी आपको अब दिखेगी उसकी रेवेन्यू पॉलिसी में, टोडरमल है। तो जो नवरत्न है, ऐसा नहीं है वो केवल मन बहलाने के लिए नवरत्नों को रख लिया, बीरबल सुनाओ चुटकुले, उसके लिए नहीं था, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। बीरबल उसका सबसे विश्वास पात्र मंत्री था। तानसेन की अगर आप बात करें, ये नहीं वो बड़ा मस्त रहता था गाने सुनने में, दोनों कल्चर के लिए म्यूजिक जो था, एक कल्चर का, हम कहते नहीं डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज होती है ना वो इस्लाम की है ना वो हिंदू की है, वो कॉमन चीजें हैं। क्योंकि सूफी दरगाहों पर भी म्यूजिक होते थे, और म्यूजिक का कोई धर्म नहीं है। तो ऐसी चीजों को आगे बढ़ा रहा था जो सेकुलर है। इसीलिए वो तानसेन को बुलाता है। कहां से? रीवा से। क्वेश्चन पूछा गया है, रामतनु पांडे जो है ये तानसेन, उनको रीवा की रियासत से बुलाया गया था। आइए उसका टाइटल मैं लिखवा दूं एक साथ सब। आइए आप, वो इतना ज्यादा था म्यूजिक के प्रति, इसीलिए जो भी सेकुलर चीजें थी अकबर ने सबको प्रमोट किया, बाद वाले बादशाह नहीं करता। और इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम कभी भी अपनी आर्किटेक्चर हुआ, अभी हमारे कल्चरल जो भी लिगेसी है, हमने उसको धर्मों में बांट दिया। हमारी जितनी कल्चरल लिगेसी है हमने सबको उसको धर्मों में बांट दिया। अगर नहीं धर्म में बटे होते, अगर हम उसे जरूरत पड़ती हम उसको इस्तेमाल करते, कब? हमारी सॉफ्ट पावर के लिए। सॉफ्ट पावर समझते हैं ना? सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, कौन? सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्या है? आप आईआर का पोर्शन है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर नाम सुना है? देखिए हिस्ट्री सबकी, एक हिस्ट्री कहता है हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये सब कुछ इसमें है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दो टर्मिनोलॉजी आती है डिप्लोमेसी में, ठीक है? हार्ड पावर मतलब क्या है? हर चीज कौन डिसाइड करेगा? तलवार डिसाइड करेगी, हमारे कैनन डिसाइड करेंगे, हमारी हार्ड पावर है। अमेरिका के वेपन्स हमारी हार्ड पावर को शो करते हैं। हमारी सॉफ्ट पावर क्या है? हमारा कल्चर। कभी भी इंडिया जब गल्फ कंट्री से जब कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश करता है तो इस्लाम को आगे रखता है, कहता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक नेशन भारतीय है आफ्टर इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा इस्लामी लोग यहीं पे हैं। सॉफ्ट पावर है ना? इसी कभी भी चाइना हुआ, जापान हुआ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हुआ, जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी का भी नाम दिया जाता है, सुने हुए होंगे, नाम तो सुना ही होगा। हम सॉफ्ट पावर अपना इस्तेमाल करते हैं। भारत जो है बौद्ध धर्म का जनक है, हमारी सॉफ्ट पॉलिसी है। इसी प्रकार हमारे मॉन्यूमेंट जो है हमारे सॉफ्ट पावर को बिलोंग करते हैं। जब हम सर्किट्स बना रहे हैं, बुद्ध सर्किट बनवा रहे हैं हम, तो किस लिए बना रहे हैं? कुशीनगर में जाइए तो आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट केवल और केवल जापानीज का है। आप बिहार जाइए, नालंदा यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा पैसा जापान का लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भैया? नालंदा यूनिवर्सिटी किसको बिलोंग करती थी उस समय? बेसिकली जो शुरुआत हुई थी बुद्ध धर्म से हुई थी। तो भैया कल्चरल हेरिटेज हमारे है ना, तो जहां जरूरत पड़ती है हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जहां जरूरत नहीं पड़ती हम इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इतने बस बात का क्या है कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। जब जैन धर्म आप लोग कभी पढ़ेंगे, कोई पढ़ाएगा, तो वहां पे एक है सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग नहीं है, स्वेदवाद शायद, उसमें क्या है, एक ही चीज को देखने के 7 नजरिए होते हैं। ये मार्कर है, कोई कह देगा कि ये मार्कर इसे लिखा जाता है, मैं कह दूंगा मैं आपको फेंक के मार सकता हूं, आपको चोट लग सकती है, एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एक ही चीज को देखने के नजरिए हैं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा देन यही था, तो हर चीज को देखने के नजरिए हैं। इसीलिए अकबर के टाइम पीरियड में यही है, वो उन्हीं चीजों को बढ़ावा देता है जो सेकुलर सोच के।
सेकुलर हूं, ना इस्लाम को बिलोंग करती हूं ना हिंदू को बिलोंग करती हूं। वो नवरत्न भी उसी टाइप में थी। और उसकी रिलीजियस पॉलिसी अब आप देखेंगे, ये इसकी धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट दिख रहा है। यहां के बाद इस फेज में गुजरात विक्ट्री के बाद वो बिल्कुल सिक्योर हो चुका पॉलिटिकली। अब वो धर्म में देख रहा है, क्यों? क्योंकि धर्म हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। किसके लिए? स्टेट के लिए। तो भैया सबसे पहले उलेमा को बुलाता है, बोला मुझे धर्म समझाओ है क्या। धर्म समझाना शुरू करते हैं, अल्लाह ये अल्लाह वो जो भी है कुरान में जो मेंशन है। लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता अब ऐसा करते हैं 1578 फैक्ट्स लिखते रहिएगा, बाकी धर्म वाले जो सेंट्स या मॉन्क्स थे उनको भी इनवाइट करता है, भैया आप लोग भी आके बताओ धर्म क्या है। लड़ाई तो अल्लाह की या भगवान या गॉड की है ना, कि बड़ा कौन, अल्लाह बड़ा, भगवान बड़ा या गॉड बड़ा। मेरी लड़ाई तो यही है। तो आप लोग मुझे समझा ही दो कि कौन बड़ा है और अब कैसे उस जो सुप्रीम पावर है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 1578 में सबको इनवाइट करता है। तो किसको किसको इनवाइट करता है? फैक्ट है, लिख लीजिए। हिंदू रिलीजन से इनवाइट करता है, लिख लीजिए, हिंदू से, हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी, पुरुषोत्तम प्रसाद और देवी प्रसाद, रिलीजियस ये सैंट्स हैं, ये लोग इनको बुलाता है कि भैया आइए आप इबादत खाना में और अपनी बात रखिए। रिलीजियस काउंसिल में बदल गया ये, समझ लो। ऐसे आज अलग अलग पार्टीज के होते हैं नहीं, महासचिव जो होते हैं, प्रवक्ता जो होते हैं, आके भैया अपनी बातें रखो। तो इन लोग को इनवाइट किया गया हिंदू धर्म से, पुरुषोत्तम और देवी, लिख लो नाम, पुरुषोत्तम एंड देवी प्रसाद है भैया ये लोग। एक देवी प्रसाद म्यूजिशियन भी है, नाम पता है कि नहीं? देवी प्रसाद जो है एक साउथ का बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी है, म्यूजिक डायरेक्टर है। म्यूजिशियन बोल रहा हूं, नहीं नाम सुना? अगला पारसी, पारसी दस्तूर जी मेहर जी राणा नाम है, जो पारसी रिलीजन को आया था रिप्रेजेंट करने। दस्तूर जी मेहर जी राणा, दस्तूर जी मेहर जी राणा, जैन। जिन प्रभु सूरी, जिन प्रभु सूरी, और एक नाम और है हर विजय सूरी, हर विजय सूरी, हर विजय सूरी। टाइटल इनके लिख लीजिए आप। जो हर विजय सूरी का टाइटल था वो था जगत गुरु। अकबर ने टाइटल दिया था ये, जगत गुरु, जगत गुरु हर विजय सूरी का। और जो जिनसेन सूरी है, ये जिनसेन सूरी, जो जिनसेन सूरी है, इनका टाइटल था युग प्रधान, युग प्रधान, युग प्रधान और जगत गुरु। और आपको जिसकी रिलीजियस पॉलिसी जब आएगी ना, जब आपको शो करेगा, तो सबका इन्फ्लुएंस भी इसको आप पे दिखेगा, अकबर पे, सबका इन्फ्लुएंस, सारे धर्मों का। और भैया क्रिश्चियनिटी से इसने इनवाइट किया था। देखिए फादर मॉन्सेरॉट, फादर मॉन्सेरॉट और एक्वा विवा, एक्वा विवा, हां नीचे एक्चुअल में ब्लैक होना चाहिए था ये। क्रिश्चियनिटी में लिख लीजिए मॉन्सेरॉट और एक्वा विवा। ये सब फादर्स है, पादरी हैं। इन चारों धर्मों से भी कहता भैया बताओ कि क्या है आपका धर्म, क्या है जरा मुझे बताओ, मुझे नहीं पता।
ठीक है। अब जब ये चारों जब सबकी सुन लेता है ये, तो वो कुछ कॉन्क्लूजन पे पहुंचता है, जिस कॉन्क्लूजन का इसका इंपैक्ट आपको इसके महजरनामा में दिखेगा। अगला 1579 महजरनामा सीरीज है पूरी ये, ठीक है, तो लिखते जाना वैसे ही। 1579 महजरनामा। महजरनामा, अब ये क्या है? इसको लिखा किसने था? लिख लीजिए शेख मुबारक ने। ये भी फैक्ट है प्रीलिम्स का। शेख मुबारक, शेख मुबारक। ये शेख मुबारक कौन है? ये जो अबुल फजल और फैजी हैं उनके पिताजी थे, और इन्होंने ही लिखा था महजरनामा। महजरनामा। अब ये भैया महजरनामा क्या है, इसका बड़ा डिबेट है, ठीक है। जितने भी इंपीरियल हिस्टोरियंस हैं उसने क्या कह दिया, अकबर अब क्या, अकबर अब पैगंबर बनना चाह रहा है इस महजरनामा को इशू करके, धर्म से अपने आप को ऊपर स्टैब्लिश करना चाह रहा है। मतलब क्या है इस महजरनामा का? एक्चुअल में महजरनामा शेख मुबारक लिखते हैं और 7 उलेमाओं का इसके ऊपर साइन होता है, लेकिन कहा गया केवल शेख मुबारक अपने मन से साइन करता है कि उसने खुद बनाया था, और बाकी उलेमाओं को जबरदस्ती साइन कराया गया, तुम लोग साइन करो। महजरनामा में था क्या? अकबर एक टाइटल ले लेता है, लिख लीजिए, इंसान ए कामिल। इंसान ए कामिल, इंसान ए कामिल, सॉरी, सुल्तान ए अदल, सुल्तान ए अदल, सुल्तान ए अदल। सुल्तान अकबर का टाइटल है सुल्तान ए अदल। अब इसका मतलब क्या था? एक्चुअल जो महजरनामा का सीधा सा मतलब यह था, इन केस इफ देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उलेमा ऑन सर्टेन मैटर, किसी भी कोई मैटर पर अगर उलेमाओं के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जो बादशाह है, बीइंग अ सुल्तान अदल, सुल्तान अदल मतलब न्यायप्रिय शासक, उसके पास ये राइट होगा कि वो अपना डिसीजन दे सकता है। अभी तक धर्म के मामले में मोनोपोली थी उलेमाओं की, कि उलेमा जो कहेंगे भैया वही माना जाएगा, क्योंकि धर्म के ठेकेदार वही हैं। अकबर उन उलेमाओं के पावर को कर्ब या कंट्रोल करना चाह रहा है, इसीलिए वो महजरनामा इशू कराता है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि कभी भी उलेमाओं के मध्य किसी भी बात पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? अकबर का होगा। तो क्या हुआ? उलेमाओं के ऊपर आ गया और उलेमाओं की पावर को कंट्रोल कर लिया गया। इसको एक जो वीए स्मिथ हैं, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया धर्म के आधार पर, उसका एक कमेंट है महजरनामा के लिए, अमोघत्व का घोषणा, इनफैलिबिलिटी डिक्री, हिंदी में लिख लीजिएगा अमोघत्व। इनफैलिबिलिटी डिक्री। डिक्री क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है उसको हम डिक्री कह देते हैं ना, लीगल टर्म में। गवर्नमेंट कभी भी कोई इशू करता है, न्यायपालिका कभी इशू करती है, डिक्री कहते हैं, डिक्री जारी हो गई। क्यों? ऑफिशियली उसको जारी की गई। तो महजरनामा का मतलब यह था, ये अमोघत्व की घोषणा थी कि अब धर्म के मामले पे अकबर इज अ सुप्रीम लीडर। अब भैया जब उलेमाओं के ऊपर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं पैगंबर के इक्विवेलेंट आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? क्योंकि उलेमाओं के ऊपर तो बस पैगंबर ही है, जो जिसने कुरान को लिखवाया है, या अल्लाह की बात को उसने लिखवाया है, ठीक है। पैगंबर साहब क्या है? अल्लाह के मैसेज को जो उन्होंने उनको मिला अल्लाह के थ्रू, उसको उसने बुक में लिखवा दिया या लिख दिया।
वही कुरान है, लेकिन मैसेज वो अल्लाह का है। मतलब उलेमाओं के ऊपर जो भी बैठा वो कहीं ना कहीं पैगंबर के इक्विवेलेंट आने की कोशिश कर रहा है। ये है इनफैलिबिलिटी डिक्री, जिसे अमोघत्व की घोषणा कहते हैं। और इसका जो अगला फेज आता है वो इसके बाद आएगा। अब कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं क्यों आया। अब भैया ऐसा करोगे तो उलेमा शांत तो बैठेंगे नहीं भैया, उनकी पावर को अगर कंट्रोल कर रहे हो। अब मैंने कहा था कि इसके खिलाफ रिवॉल्ट होने शुरू हो गए, यही रिवॉल्ट होने शुरू हो गए। टाइम पीरियड 1579 में ये जारी हुआ महजरनामा। 81 में मुल्ला यजीदी ने फतवा जारी कर दिया कि वह एंटी इस्लामिस्ट हो रहा है। 81 में, कल मैंने फैक्ट लिखवा दिया था, मुल्ला यजीदी जो जौनपुर का है। और वो ये मुल्ला जो जितने भी उलेमा लोग हैं वो काबुल के हकीम मिर्जा को अगला बादशाह बनाना चाह रहे हैं। उसी के उकसावे पे हकीम मिर्जा ने काबुल में रिवॉल्ट कर दिया था, जिसके लिए अकबर को जाना पड़ा काबुल के रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए। यही रीजन था कि आफ्टर जो ये हो रहा है ना, ये आफ्टर महजरनामा, ये सब इवेंट देखने को मिल रहा है। इसीलिए ईयर 1581 को द मोस्ट, जो कहते हैं जो सबसे क्राइसिस जो थी जिस अकबर को जिस ईयर में, इसी ईयर में फेस करना पड़ा 1581 में। महजरनामा के बाद एक साथ कई सारे रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे। जो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था वो काबुल में हुआ, और किसके कारण? जस्ट बिकॉज ऑफ उलेमा। जस्ट बिकॉज ऑफ उलेमा। अब भैया अकबर भी कम नहीं, अब यह समझ चुका था कि अब इससे भी काम नहीं चलेगा। तो जब वो काबुल से लौट के आता है, बख्तुनिशा को रूलर बना के आता है, तब आती है दीन इलाही या तौहीद इलाही, अगला स्टेप जो उसके रिलीजियस पॉलिसी का है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पहला पीरियड क्या है, दूसरा पीरियड क्या है, तीसरा पीरियड क्या है, पॉलिटिकली क्या रीजन थे कि अकबर ये सब पॉलिसीज ला रहा है। समझ में आ रही पूरी सीरीज? अगला 1582 बिठा दू ना। (1582) तौहीद इलाही और इसी को दीन इलाही भी बोला गया। दीन इलाही, रिलीजन ऑफ गॉड, ये इंसानों का धर्म नहीं है, ईश्वर का धर्म है। रिलीजन ऑफ गॉड, इसका लिटरल मीनिंग यही है, दीन इलाही। दीन इलाही। अब देखो उस समय के लिए, अब इस पे हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन क्या कहता है इसके ऊपर। इतिहास लेखन समझ रहे हैं ना, अलग अलग जो विधाओं के जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री को किस तरीके से देख रहे हैं, वो हिस्टोरियोग्राफी है। अब जितने इंपीरियल हिस्टोरियंस हैं, जो बाद में ब्रिटिशर्स जितने हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इसको अकबर की सबसे बड़ी मूर्खता कह दी। अकबर अब पागल हो चुका है कि ये सब काम कर रहा है। लेकिन और क्या कहते हैं, अकबर एक नया धर्म चलाना चाहता था, इक्विवेलेंट टू इस्लाम, क्योंकि इस्लाम को ऐसा मान लिया गया था। अकबर अब इस्लाम पर विश्वास ही नहीं कर रहा। मैंने कल कहा ना कि वो रंग में भी वो भेद नहीं करता है। वो अब कौन सा क्या केसरिया तहमल ही बांधने लगा था, शेव करने लगा था। खतना की उसने एज डिसाइड कर दी थी कि 12 साल से पहले खतना नहीं किया जाएगा। अब भैया क्या, अगर ये सब पर्सनल लॉस में आते हैं ना, खतना या पर्सनल लॉस में आता है। पर्सनल लॉ क्या है, उसके लिए अलग से बोर्ड होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर आज भी नहीं करती है। पर्सनल एक खतना समझते हैं ना, सुन्नत जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एज डिसाइड कर दी गई थी कि 12 साल से पहले खतना नहीं होगा, कि मेडिकली इट इज नॉट गुड। इसीलिए कई सारे रिफॉर्म्स एक साथ में लिखवा दूंगा। सारे हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म की कोशिश कर रहा है, इस्लाम में भी रिफॉर्म कोशिश कर रहा है इक्वली। ऐसा नहीं केवल हिंदू में रिफॉर्म कोशिश कर रहा है। पॉलीगैमी, 4 विवाह आज गवर्नमेंट रोक लगा रही है, उसने उसी समय कह दिया ना, विवाह एक ही होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा यह है, अकॉर्डिंग टू अकबर,
ये जो मेल है या हस्बैंड है उसके लिए ठीक नहीं है कि वो 4 शादियां करे, मेडिकली उसके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उसने पॉलीगैमी को भी बैन किया, बोला ना, विवाह एक ही होना चाहिए। लव मैरिजेस को उसने प्रमोट किया, भैया म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। एज डिसाइड की 16 साल और 14 साल, ये सब अकबर के रिफॉर्म्स हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि हिंदू तो उसमें पहले से दूसरे धर्म से प्रभावित थे, लेकिन इस्लाम ने, उलेमाओं ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब अकबर अब कहते कंक्लूजन पे पहुंचा कि इनको ही खत्म करो, उलेमाओं को ही खत्म करो, किसी तरीके से ऐसा कुछ चीज लेके आओ जिसमें उलेमाओं की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, उनका कोई रोल ही ना रहे। ये हमको दीन इलाही में देखने को मिलता है। शुरुआत में इसको धर्म के रूप में देखा गया कि इट्स अ न्यू रिलीजन विच वॉज प्रपोज्ड बाय अकबर। अब रिलीजन के कुछ पैरामीटर होते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये रिलीजन है कि नहीं। ठीक है, धर्म के क्या पैरामीटर्स होते हैं? धर्म के क्या पैरामीटर्स होते हैं? पहला, एक अल्लाह हो, भगवान हो, पहला एक गॉड हो। दूसरा, कोई सैक्रेड रिचुअल्स को बुक से निकालेगी ना, कोई सैक्रेड बुक हो, पवित्र कोई बुक हो, और इस बुक्स में जो लॉस दिए हुए हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए एक क्लास हो, एक वर्ग हो, जिसको हम प्रीस्टली क्लास कहते हैं। सब धर्मों में ये आपको मिलेगा, मिलता है कि नहीं? सारे धर्मों में, इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी हो, सब धर्मों में ये 3 चीज कॉमन है। कहीं बुक का नाम बदल जाता है, कहीं कुरान हो जाती है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में तो बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, कोई एक नहीं है। पिछली क्लास क्रिश्चियनिटी में भी उनका बाइबल है। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ है। लेकिन दिक्कत क्या है, दीन इलाही में ये सब आपको कुछ नहीं मिलता है। दीन इलाही में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। वो किसी एक अल्लाह की बात कर रहा है, वो जानते हो क्या कह, अब वो क्या कहेंगे? दीन इलाही का सीधे सा मतलब ये था, अगर मैं और आपसे मिल रहा हूं तो हम लोग कैसे एक दूसरे को करेंगे? विश, अल्लाह अकबर। बस विश करने का तरीका होता नहीं है, राधे राधे। जितने भी मथुरा वासी हैं राधे राधे करते हैं कि नहीं? मैं भी राधे, आप भी राधे। इस्लाम वाले दूसरे तरीके से करते हैं, कहीं जय श्री राम भी हो जाता है। तो हम एक दूसरे को बताते हैं हम दोनों एक ही हैं, भाई बंदी निभा रहे हैं ना। तो ये लोग क्या कहते थे? अल्लाह अकबर, मतलब हम दोनों एक ही हैं। और अल्लाह अकबर का लिटरल मीनिंग होता है अल्लाह महान। लेकिन हुआ क्या, जितने भी इंपीरियल हिस्टोरियन जिन्होंने हिस्ट्री लिख रहे थे उसको उल्टा समझ लिया। अल्लाह अकबर, वो क्या कहता है, जितने भी वी स्मिथ ने कहा है, अकबर अब अपने आप को अल्लाह बताने लगा। आज भी अल्लाह अकबर सुनते हैं ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है। अकबर का लिटरल मीनिंग महान होता है, अकबर का मतलब ही महान है। तो अल्लाह अकबर को उस समय की स्टोरी, यही हिस्टोरियोग्राफी है और यही हिस्ट्री में हेरफेर है कि एक ही चीज को 2 तरीके से देख लिया गया। क्योंकि जिन्होंने बाहर से देखा है, बाहर से लिखा, उनको क्या पता कि अल्लाह अकबर होता क्या है। उन्होंने लिटरल मीनिंग निकाल लिया कि अकबर क्या कह रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं। अल्लाह अकबर मतलब अकबर ही अल्लाह हो चुका है। एक ही चीज को घुमा के उसने पकड़ लिया, लेकिन सीधा मतलब था अल्लाह महान है। तो इसीलिए ये धर्म तो नहीं था, क्योंकि ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको दीन इलाही में नहीं मिलेंगे। ना कोई अल्लाह है, ना कोई सेक्रेट बुक है, कोई पवित्र ग्रंथ भी नहीं था, और ना कोई प्रीस्टली क्लास थी। कोई ऐसा क्लास भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अकबर सबसे ज्यादा परेशान इससे है। इससे परेशान नहीं है कुरान से, वो परेशान इससे है। सब बवाल की जड़ जो है यही है। पर्सनल मत होइएगा, सब बवाल की जड़ यही है। अगर इस किसी भी धर्म से इसको हटा दो तो कोई धर्म बुरा नहीं है। क्योंकि दिक्कत क्या है, इस चीज को इंटरप्रेट करने का अधिकार इनके पास है। अब इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन एक ही होता तो सब एक ही बात कहते। आपको एक ही बुक को 10 तरीके से, आपको 50 तरीके से मिल जाएंगे कहने वाली बात। हिंदू धर्म में भी क्या था, उपनिषदों के बाद आपको हेटेरोडॉक्स सेक्ट मिले कि नहीं? आजीवक भी आ गए, चारवाक भी आ गए, सांख्य भी आ गए, न्याय भी आ गए। अगर एक ही चीज से इंटरप्रेट हो सकता था तो इतने दर्शन कैसे आ गए? क्योंकि अल्टीमेटली तो सब मान उपनिषद में हो चुका है ना, ब्रह्म एक है।
वो एक वो तत्वमसी ब्रह्म की बात हो गई है, और ब्रह्म एक और मैं ही ब्रह्म हूं भी, मैं ही ब्रह्म हूं। सूफिज्म भी यही कहता है, अनल हक, मैं ही अल्लाह हूं। तो अल्टीमेटली हम ही तो भगवान है, हम ही ब्रह्म है, क्योंकि सोल और वो थोड़ा फिलॉसफी है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल यही है कि उस अल्टीमेट ब्रह्म को हम मिल जाए। इसीलिए शंकराचार्य की अलग फिलॉसफी है, कहने का सेंस बस एक ही था, एक ब्रह्म है और एक आत्मा है। शंकराचार्य कह देते हैं कि बाकी सब माया है, एक ब्रह्म और एक आत्मा है, और इस आत्मा का अल्टीमेट गोल उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। बाकी जो पढ़ लिख रहा हो सब माया है, ये सब माया है, ये दुनिया है, ये कुछ नहीं है, ढोंग है। अल्टीमेट हमें वहीं जाना तो वहीं है। इसीलिए अद्वैतवाद है, अद्वैत। हमारे उनमें कोई द्वैत है ही नहीं, हम अद्वैत है। तो मैंने कहा अगर इसको हटा देते तो इतने सारे दर्शन आने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इसी दर्शन का इंटरप्रिटेशन इतनी अलग अलग तरीके से हो रहा है, और यही बवाल की जड़ हो जाती है। क्योंकि भैया जिन्होंने इस बुक को पढ़ा ही उसको तो पता ही नहीं है ना है क्या। यूरोपियन हिस्ट्री में तो थोड़ा फैलता है, इसलिए ना मजा है, और आप लोग का थोड़ा जो ये सोचने का जो वो है डोमेन है थोड़ा और बड़ा। यूरोपियन हिस्ट्री में जब पहली बार प्रिंटर जब आता है, प्रिंटर मार्कनी जब स्टैम्प करता है, तो वहां रेनेसा हो जाता है। रीजन क्या था? बाइबल जो है अब सबके लिए उपलब्ध थी, अब हर कोई बाइबल पढ़ सकता है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, लैटिन में भी, ग्रीक में भी, अलग अलग लैंग्वेजेस में। अब भैया सब बाइबल पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा ना, ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है, ये ऐसा तो उसने लिखा ही नहीं है। लेकिन तो क्योंकि उससे पहले इनका ही कंट्रोल था, और सोचो यूरोप में रेनेसा हो गया था, और उस रेनेसा का प्रभाव भारत पे दिखता है, पूरी दुनिया पे दिखता है, क्योंकि पहली बार मिडाइवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री का सफर कैसे तय करना है वो यूरोप ने हमें बताया था, कि मिडाइवल हिस्ट्री में ये दिक्कतें हैं, अब इसको हम तोड़ ही के आधुनिक भारत में जा सकते हैं। और भारत पर भी रेनेसा का प्रभाव पड़ा, जब सोशल रिफॉर्म्स हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ रेनेसा दैट वाज हेल्ड इन यूरोप, उसका प्रभाव था ये भारत में। तो मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पहले से चल रहा था, अब बाद में 1991 में एलपीजी पैराडाइम आया है, बट ऐसा नहीं था। पहले क्या होता, आज क्या व्हाट्सएप और ये सब होता है, उस समय ब्रिटिशर्स थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो आते थे और वहां की बात बताते थे, हमारे यहाँ ये हो रहा है, तुम लोग तो गधे हो एक नंबर के। तभी वो कहते ना व्हाइट मैन बर्डन, कॉन्सेप्ट यही था ना, तभी कहते तुम गधे हो, हम तुम्हें आए हैं तुम्हें सभ्य बनाने, कल्चर बनाने के लिए आए, तुम लोग को तो कुछ नहीं पता, तुम लोग तो सांप और सपेरे, तुम लोग सपेरों का देश है। ठीक है, तो ये सब रीजन है, तो इसको हटा दो सब बढ़िया। इसीलिए दीन इलाही आई, और एक्चुअल में दीन इलाही है क्या, बाद में शाहजहां के टाइम, अगला फैक्ट लिखो, शाहजहां के टाइम एक बुक थी, लिख लो, दबिस्तानी मुजाहिब, दाबिस्तान मुजाहिब बुक का नाम है ये। इसमें दीन इलाही को पहली बार एक्सप्लेन किया गया कि दीन इलाही है क्या, दीन इलाही है क्या। दाबिस्तान मुजाहिब, इसमें दीन इलाही के 12 बिहेवियर्स बताए गए, कि जो दीन इलाही है बिहेवियरल प्रैक्टिसेस है इसमें 12 बिहेवियरल प्रैक्टिसेस है इसमें 12, जो दीन इलाही के अंडर ही आता है। अब ये 12 बिहेवियरल प्रैक्टिसेस है क्या? बिहेवियरल प्रैक्टिसेस क्या है? रिचुअल्स है, हम मिल रहे हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर डे नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, होता है सारे दिन तो बराबर है, लेकिन मंगलवार को नहीं खाते हैं, बाकी 7 दिन 6 दिन खूब खींचो। ये बिहेवियरल प्रैक्टिसेस है ना, ये हमारी प्रैक्टिस, एक दिन छोड़ देते हैं भगवान को दे दो, बाकी 6 दिन अपने। तो यही है, ये प्रैक्टिसेस है हर धर्म के अंदर। तो आपको इसमें यही बिहेवियरल प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगे। क्या क्या है ये कुछ लिख लीजिए। जैसे पहला क्या था कि एक दूसरे को विश किससे करेंगे? अल्लाह अकबर से। द फॉलोअर्स ऑफ दिस न्यू दिस न्यू पॉलिसी लिखिए, रिलीजन क्योंकि हमने खुद ही काट दिया, रिलीजन नहीं है तो उसको नीति ही लिखिए। ऑफ दिस न्यू पॉलिसी ऑफ अकबर
were used to wish each other by Allahu Akbar. अल्लाहू अकबर। राधा स्वामी सत्संग का कोई है यहां पे? अरे समझाने के लिए कह रहा हूं, राधा स्वामी सत्संग का कोई है यहां पे जो फॉलो करता है? आप करते हो? नहीं, सुना है। एक्चुअल में वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट है नामदान का। नामदान का उसमें भी होता है कि जो उनके गुरु हैं उन गुरु से जाके हम नामदान लेते हैं। मतलब हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हम आपके सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो नामदान का उसमें कॉन्सेप्ट है। उसमें होता क्या है, जो सामने गुरु बैठा हुआ है हम उसके पास जाते हैं, गुरु हमारे कान में कुछ कहता है, मंत्र देता है, जो भी कहता है। इसमें भी यही था कि 12-12 लोगों का ग्रुप जाता था अकबर के सामने। 12-12 लोगों का ग्रुप जाता था, अकबर के सामने सिजदा करता था। अकबर क्या करता था, अपना एक चित्र और पगड़ी दे देता था उस व्यक्ति को, और वही से हो जाता था, और वही अल्लाह अकबर वाला अकबर के सामने कहा, और मान लिया गया कि ये अब दीन इलाही को फॉलो करने वाला व्यक्ति बन चुका है। बस इतना सा करना था। अकबर के पास जाइए, 12-12 लोग ग्रुप में, अकबर के सामने जाइए, अकबर को सिजदा करिए। अकबर क्या करेगा, आपको पगड़ी दे देगा और अपना चित्र दे देगा, भैया ले लो, और तुम आपसे दीन इलाही के फॉलोअर हो गए। नामदान में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने समझाने के लिए बोला था, जिसको पता होता बहुत आसानी से समझ जाता कि क्या मतलब था दीन इलाही का। तो ये पहला क्या है, अल्लाह अकबर। दूसरा क्या है, दूसरा लिख लीजिए। अपनी बर्थडे पे वो पब्लिक पार्टीज याद करेगा। अपने बर्थडे पार्टीज नहीं करते, सार्वजनिक दान, वो लंगर, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट अपने बर्थडे पे हैज टू ऑर्गेनाइज अ पब्लिक पार्टी। लंगर को क्या इंग्लिश बोलते हैं? लंगर को चलो लिख लो, पब्लिक पार्टी लिख लो। हैज टू ऑर्गेनाइज पब्लिक पार्टी ऑन हिज बर्थडे। क्या वो तेज बोलो? फीस्ट, फीस्ट लिख लो भाई। वैसे लंगर ज्यादा आसान समझ में आ रहा है, चलो फीस्ट लिख लो। भंडारा। अपने 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 हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, बाकी के लिए जिम्मेदार नहीं है, अपने बर्थडे पे। अगला, वेजिटेरियन को प्रमोट करना, प्रोहिबिशन ऑफ मीट ईटिंग। प्रोहिबिशन ऑफ मीट ईटिंग, मीट, नॉनवेज को भैया प्रोहिबिट करो, ब्रो, खत्म करो, बहुत हो गया, बहुत हड्डी छील लियो भैया। जो फॉलो कर लेगा उसको ये करना है, ये बिहेवियरल नॉर्म से। हाँ, अपने बर्थडे वाले दिन हम अपनी पार्टी नहीं करते हैं, थ्रो उसी टाइप का भैया। मेरा बर्थडे होता है, पार्टी नहीं देता हूं, उसी टाइप का था। तो वो इससे कोई कॉन्सेप्ट क्या था, जितने भी गरीब लोग हैं, हमने क्या किया, स्टेटस सिंबल बना लिया इसको, कि वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, अपने दोस्तों को पार्टी देंगे। एक्चुअल में आज भी देखिएगा, कुछ परिवार होते हैं, वो गांव में से ब्राह्मणों खिलाया जाता था, गरीबों खिलाया जाता था। शहरों में आज भी कुछ ऐसी फैमिलीज है जो स्टेप खिलाती है, लेकिन हमने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन के झोंके में हम पार्टी थ्रो करने लगे अपने दोस्तों में। भाई उनका पेट पहले से भरा हुआ, उनको क्या खाने दे रहे? कुछ भला करना तो उनको, तो जिनका पेट नहीं भरा हुआ है। कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से ले लिया। इंटरप्रिटेशन है, जैसे आप समझ लो। चलो ठीक है, आगे। अहिंसा, अहिंसा को प्रमोट करना। अहिंसा, अहिंसा को, अहिंसा। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल से लिख लीजिए, क्या है, शाहगान ए इखलाक। लिख लीजिए एक वर्ड, शाहगान ए इखलाक। कुछ हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टर्स में थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस देना जरूरी है।
क्योंकि फिर आपको हिस्ट्री होता नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पद चिन्ह जो होते हैं, फुटप्रिंट जो होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है उनका हिस्ट्री पे, इसीलिए उनको समझाना जरूरी है। अशोक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, अकबर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं इसीलिए जरूरी है, क्योंकि फिर इंडियन हिस्ट्री को समझ पाओगे। आज जो गंगा जमुनी तहजीब की जिस हम बात करते हैं तब समझ पाओगे एक्चुअल में था क्या और इसको किस तरीके से गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया। चहगान इखलाक, इसमें क्या था, जो फॉलोअर्स ऑफ दीन इलाही अपनी 4 चीजें छोड़नी होती थी। क्या? पहला लिखिए वेल्थ, वेल्थ। दूसरा लाइफ, तीसरा प्राइड। वेल्थ, लाइफ, प्राइड और चौथा है रिलीजन, रिलीजन धर्म। इन चारों चीजों को बादशाह के आपको समर्पित करना है, इन चारों चीजों को। क्लियर हो रहा है? अगर ये चारों चीजें खत्म हो जाएं तो सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुलह एक कुल। वेल्थ, अगर वेल्थ खत्म हो जाए, आपने किसी को समर्पित कर दिया, दुनिया में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा? होगा? प्राइड, अभिमान, लड़ाइयां इसीलिए होती हैं क्योंकि हम उस प्राइड में रहते हैं। रिलीजन, धर्म, इसी पे तो लड़ाइयां होती हैं। और आप इन चारों चीज को अगर बादशाह को समर्पित कर दो, मतलब जो आपका अल्टीमेट इस समय अकबर हो चुका है, आप समर्पित कर दो तो सारे बवाल ही खत्म हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या नजर आ रहा है? अकबर जो है दीन इलाही के थ्रू एक सिटीजनशिप का इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहा है, एक ब्रॉडर सिटीजनशिप की इस्टेब्लिश करना चाह रहा है जो इसकी पकड़ से दूर हो, धर्म की पकड़ से दूर हो। एक ऐसे नागरिकता के सिद्धांत को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है जो धर्म की पकड़ से दूर हो, मतलब धर्म का कंट्रोल ना हो। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। देखो, है वो मोनार्क, ये मत समझ लेना वो संत है वो मोनार्क, रूलर है, अपने स्टेट को इस्टेब्लिश करने के तरीके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत रिलीजन की वजह से आ रही है उसे, क्योंकि इसी वजह से जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी को, इसीलिए इसके इन्फ्लुएंस को खत्म करना जरूरी था। इसलिए रिलीजन को के पैरेलली उसने दीन इलाही शुरू की। बात समझ में आ रही है? सुलह एक कुल। हाँ, अकबर की, लेकिन कोई आया नहीं ना। प्रॉब्लम तो आगे ये, इसका अगला पॉइंट यही है। अब भैया इतनी चीजें हुई, सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, अकबर ने अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हुई? केवल 18 फॉलोअर्स ने इसको स्वीकार किया, 18 लोगों ने मात्र, और उसमें से एकमात्र हिंदू था वो बीरबल है जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया। बाकी मान सिंह ने भी नहीं किया, जो सबसे वफादार उसका साथी था। उसके नवरत्नों में एक मान सिंह भी है, तो मान सिंह ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इस धर्म को। मतलब अकबर का जो धर्म है, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं से वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए वीए स्मिथ ने इसको फुलिशनेस बता दिया। अकबर वॉज अ फूल जो ये सब चीजें कर रहा है, क्योंकि इंपैक्ट जो था आपको तुरंत नहीं दिख रहा है। जो इमीडिएट इंपैक्ट होना चाहिए था वो दिखा ही नहीं, क्योंकि भैया किसी ने फॉलो ही नहीं किया। दिस वॉज द रीजन कि वीए स्मिथ ने इसको फुलिशनेस बता दिया अकबर का। ये इंपॉर्टेंट है, किसने स्वीकार किया है? बीरबल ने। शुरू अकबर ने किया था, फॉलो 18 लोगों ने और किया, बस। देखो, बादशाह था वो चाहता तो सबको फॉलो करा लेता, सबको करा लेता फॉलो, उसको कौन मना करता? आओ, लेकिन कोई नहीं आया। मतलब इतनी लिबर्टी उसने दी हुई थी, भैया मेरा मॉडल ये है, मैं एक नया मॉडल ला रहा हूं,
जिसको स्वीकार करना है आ सकता है, नहीं स्वीकार करना है कोई दिक्कत नहीं। एक सिटीजनशिप का एक मॉडल लेके आया था वो, जिसको केवल 18 जो होता नहीं है समय से आगे का था, तो उस समय के लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेकुलरिज्म को बाद में जोड़ा गया है, लेकिन आज भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी इसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए दिक्कतें आती हैं। आगे बढ़े। अब इमीडिएट इफेक्ट तो जीरो था, लेकिन अगर हम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इंपैक्ट कहें तो क्या दिखता आप लोगों को? लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, अकबर या मुगल डायनेस्टी की एक्सेप्टेंस बढ़ गई थी हिंदुओं के बीच में। यही वजह मैं बार बार कहता हूं कि जब रिवॉल्ट होता है 1857 का, उस समय बूढ़े बहादुर शाह जफर को ही बादशाह अपॉइंट करते हैं, मेरठ के जितने रिबेलियंस थे। मेरठ से सीधे पहुंचते दिल्ली और उसको कहते हैं भैया तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो। नहीं तो उल्टा भी आ सकते थे, अवध में आ जाते, झांसी चले जाते, लेकिन इनको पता था ये बादशाह नहीं है हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के बादशाह अभी भी वो। सोचो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, ब्रिटिशर्स भी हो चुके हैं बादशाह, बहादुर शाह जफर की पेंशन वेंशन सब ले ली गई है, रेड फोर्ट से भी बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में मुगल डायनेस्टी की छाप थी। तो अकबर की ये लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, दिलों को जीता था उसने। ऐसा नहीं था तलवार के दम पे तो सल्तनत तो नहीं टिक पाई ना, सल्तनत तो नहीं टिक पाई थी। कितने 200 200 300 साल में चले गए, लेकिन मुगल्स टिके रहे। ठीक है, अगला पॉइंट, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ, ये समझ में आ गया ना, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, सॉरी राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, देखिए सब क्वेश्चन जो ये मेंस के हैं, फैक्ट तो ये 1582 दिन लाई बस, बीरबल ने लिया था बस, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं है। ये सब जो पोर्शन समझा रहा हूं सब मीन्स का है। व्हाट इज अ सुलह-ए-कुल पॉलिसी ऑफ अकबर, ये सब आप तब लिख पाओगे जब आपको इतना सब पता होगा। सुलह-ए-कुल पॉलिसी ऑफ अकबर, क्योंकि जो 12 बिहेवियरल नॉर्म्स आपको दिखेंगे उसमें अहिंसा किसका है? इस्लाम में अहिंसा के लिए नहीं स्वीकार किया गया है, हिंदू धर्म और जैन धर्म। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य की बात किसमें? क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि पादरियों के वो कंट्रोल में था। पादरियों ने कहा कि अगर अल्लाह को प्राप्त करना है तो सेलिबेसी को फॉलो करो। फर्र ए इजदी एक कॉन्सेप्ट आता है अकबर के, जो किंगशिप उसकी कॉन्सेप्ट है, राजत्व का सिद्धांत है। फर्र ए इजदी क्या है? राजत्व या जो किंगशिप है, वो जो अल्टीमेट सुप्रीम जो पावर है उससे निकली हुई लाइट है, डिवाइन लाइट है। लाइट का कॉन्सेप्ट पर्शियन रिलीजन से लिया गया है, इस्लाम में नहीं है, पर्शियन में रिलीजन में। तो अलग अलग धर्मों से इसने अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें उठा ली जो सेकुलर पॉलिसी को उसको हेल्प कर रही थी। मैंने कहा ना, सब सेलिबेसी इस्लाम में नहीं था, उसने और किसी धर्म से लिया, क्रिश्चियनिटी से उसने लिया। अहिंसा इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, हिंदू धर्म और जैन धर्म में अहिंसा की बात की गई है, उसने लिया। जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसने ली, और यही उसकी सुलह-ए-कुल की पॉलिसी थी। सारे कुलों में सुलह होनी चाहिए, यही सुलह-ए-कुल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे भैया जितना लिख पाना लिख लेना, लेकिन समझ जाना। लिखने के लिए इसलिए मैं कहता हूं बार बार, क्योंकि वो चीजें जब 6 महीने बाद भी बुक उठाओ, कॉपी उठाओगे, नोट्स याद रहेगी। नहीं लिखोगे तो 4 5 6 दिन बस, क्योंकि उसके बाद बाकी आपके पास इतने इंफॉर्मेशन आएंगे ना, ये इंफॉर्मेशन खो जाएगी। तो इसीलिए लिख लो बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी, जो भी लिखो। आगे राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अब ये क्या है? सबसे पहले रीजन बिहाइंड द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। रीजंस क्या थे? क्योंकि ये अकबर की लेगेसी थी, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसकी राजपूत पॉलिसी, इसीलिए बताना जरूरी था। रीजंस क्या थे? पहला जो सबसे बड़ा रीजन था कि उसके जो एंसेस्टर्स थे वो उनको फॉलो कर रहा था। मैंने कहा ना, जब हुमायूं जाता है ईरान तो शाह तहमास उसको बताता है
कि भैया जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उस देश के, उनको मिलाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आप नहीं टिक पाओगे। कल मैंने बताया था ना कि जब कहते भैया क्यों भगा दिए गए वहां से, तो वो कहता दो लोगों की वजह से, अफगानियों की वजह से और राजपूतों की वजह से। तो उसने कहा अफगान तो अब तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें अफगानियों से ही राज सत्ता फिर से लेनी है, सूर डायनेस्टी का हराना है ना, वो तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको सपोर्ट कौन कर सकते हैं? राजपूत सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो एंसेस्टर्स ने जो उनको जिस जिस पाथ जो उसको दिखाई थी वो उसको फॉलो कर रहा था। पहला पॉइंट। दूसरा, in order to counterbalance the threat of Afghanis, in order to counterbalance the threat of Afghanis, काउंटरबैलेंस, प्रतिसंतुलित करना चाहता था किसके थ्रेट को? अफगानीज के थ्रेट को। क्यों? क्योंकि उस समय आफ्टर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अफगानी हारे तो थे, बादशाह अकबर बन गया, रिवॉल्ट हो रहा है। मैंने कल भी बताया था पहला रिवॉल्ट 1564 जो जौनपुर में रिवॉल्ट हुआ था उज्बेक्स ने किया था विद द हेल्प ऑफ अफगानीज। अफगानीज अभी भी है, रिवॉल्ट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए 1564 के बाद ही आपको अकबर की राजपूत पॉलिसी में मैच्योरिटी दिखेगी। जब रिवॉल्ट होना शुरू होता है तो अकबर अब राजपूताना की तरफ और ज्यादा आकर्षित होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर अफगानिस के थ्रेट को अगर मिनिमाइज करना है तो हमको राजपूतों को मिलाना होगा, तभी अफगानिस से हम लड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द हेट्रोजिनस नेचर ऑफ द नोबिलिटी, लिख लो हेट्रोजिनस नेचर ऑफ नोबिलिटी। अब ये हेट्रोजिनस नेचर ऑफ नोबिलिटी क्या है? एक्चुअल में उस समय जितने भी नोबल से अमीर वर्ग था, एरिस्टोक्रेटिक वर्ग था जो उस टाइप का, वो कैसे थे? ज्यादातर वो ईरानी और तुरानी थे। ईरान से आए हुए लोग जो उसके साथ आए थे और सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग, तुरानी लोग जो उसके साथ थे, ये उसके नोबल्स में थे। लेकिन अकबर को ये पता था अगर ये डोमिनेंट हो जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए जो उससे पहले तुर्कान चहलगानी वाले टाइम हुआ था कि ये किंग मेकर बन गए। अगर नोबल्स के पास ही सारी पावर पहुंच जाएगी ये तो किंग मेकर बन जाएंगे। इनके पावर को बैलेंस करने के लिए इसने एक और ऐड किया, राजपूतों को अपनी मनसबदारी सिस्टम, अपनी मनसबदारी। अभी मनसबदारी स्टार्ट नहीं हुई थी, मनसबदारी 1575 के आसपास स्टार्ट हुई है, लेकिन राजपूतों को अपने जो उसके गवर्नेंस है, जो उसका गवर्नमेंट है, उसमें जोड़ना चाहता था इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस तुरानी एंड ईरानी नोबल। जो बाकी नोबल उसमें मौजूद थे उनको बैलेंस करने के लिए अकबर की पूरी पॉलिसी ही बैलेंस पे ही टिकी हुई थी। आप जब उसके एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको हर जगह बैलेंस मिलेगा। मनसबदारी सिस्टम हुआ, जागीरदारी सिस्टम हुआ, जो डिपार्टमेंट उसने स्टैब्लिश किए थे सब में चेक एंड बैलेंस। एक दीवानी दो दीवान, एक बख्शी नहीं दो बख्शी, कि एक दूसरे को बैलेंस करते रहो भैया। होता नहीं है। अगर वही डिवाइड एंड रूल, अगर आप दो दोस्त हो तो मुझे आप दोनों को बैलेंस बना के रखना है कि एक व्यक्ति रिवॉल्ट ना कर जाए, मैं दूसरे को अपने को पटा लूंगा, तो भैया मेरे साथ हो, मैं तुम्हें ज्यादा इज्जत दे रहा हूं, आप उसको बैलेंस करके रखोगे। यही चेक एंड बैलेंस की पूरी पॉलिसी, जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा ज्यादा क्लियर होगा। वो एक दीवान नहीं रखता है, वो 2 से 3 दीवान रखता है जो रेवेन्यू देखे। वो एक बख्शी नहीं रखता है, वो 2 से 3 बख्शी रखता है जो आपकी मिलिट्री सिस्टम देखे। कहीं वो एक नहीं रखता है, वो सब जगह 2-3 को रखता है, एक दूसरे को बैलेंस करते रहना। तो पूरी अकबर की पॉलिसी इसी चेक एंड बैलेंस पे ही स्टैब्लिश थी। ठीक है। तो ये राजपूत पॉलिसी की सब रीजन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैंने कल बताया था, फ्यूडल एज में मैरिटल अलायंसेस जो होते हैं लॉयल्टी की गारंटी, क्योंकि भाई ये एज क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम तो है बट राजपुताना में फ्यूडल एज है, अफगानिस भी मौजूद है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो उनको उनसे निपटने के लिए जो मैरिटल अलायंसेस होते हैं बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी बेसिकली, चूंकि वो राजपूतों से कर रहा, मैं राजपूतों के बारे में बताऊंगा, कभी भी कोई किसी को अपना दामाद बना लेता है तो केवल अपनी बेटी नहीं देता, अपनी लॉयल्टी भी दे देता है। आज भी ऐसा है, क्योंकि वो कहते नहीं,
जो सबसे नाजुक नब्ज जो होती है उस लड़के के पास पहुंच चुकी है। अपनी बेटी को हमने दिया है ना, अगर कभी कोई दिक्कत आई तो मेरी बेटी को भी दिक्कत आएगी। एथिकली देखा जाए तो लॉयल्टी दे रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो भैया अगर दामाद की इज्जत करेंगे तो मेरी बेटी की भी इज्जत करेगा। यही तो रीजन है। दोनों तरीके से देख लीजिए ना, एथिकली भी है कि लॉयल्टी दे रहे हैं, रिलेटिव्स हो गए ना हम एक दूसरे का। दूसरा प्रैक्टिकल देखा जाए, अगर भैया दामाद की इज्जत नहीं करोगे तो मेरी बेटी के साथ दिक्कत कर सकता है ना। इसीलिए तो उस फ्यूडल एज में ये गारंटी होती थी लॉयल्टी की, और अकबर को पता था कि अगर राजपूत से अगर एक बार इस टाइप के अलायंसेस बन गए तो वो उसके एम्पायर का सबसे मजबूत पिलर साबित हो सकता है, जो कि हुआ। मानसिंह और भारमल ने जितनी लड़ाइयां लड़ी अकबर के लिए, अकबर के खुद के कमांडर से उतनी लड़ाइयां नहीं लड़ी, मतलब जो इस्लामिक कमांडर थे उसके। औरंगजेब जो इतना बड़ा कट्टर है, लेकिन तभी भी जसवंत सिंह को ही वो काबुल भेजता है। रिवॉल्ट होने शुरू होते हैं तो जसवंत सिंह को भेजता है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी स्टोरी है, जब जसवंत सिंह हार जाता है एक वॉर में, जब बैटल ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, औरंगजेब से हार जाता है जसवंत सिंह। जब दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहा था जसवंत सिंह, औरंगजेब से हार जाता है। तो जसवंत सिंह जब मारवाड़ जाता है तो उसकी जो वाइफ थी अपना गेट बंद कर लेती है। बच्चे अबे बेइज्जती करा के आ गए तो मेरी, एक तो हार के आया तो मर के आए होते, अब मेरी सखियां क्या बोलेंगी कि तुम्हारा पति युद्ध में हार के आया। आप सोचो इस टाइप की अगर एथिकली वहां की महिलाएं इतनी एथिकली स्ट्रांग है तो पुरुष कैसे होंगे, कि महिलाओं को शर्म आएगी कि उसका पति मर जाता तो ठीक था, शहीद हुआ है, हार के नहीं आना चाहिए। तो कहते गेट बंद करवा लिया रानी ने कि भैया गेट बंद करो, तुम बेकार हो, ऐसे डरपोक को मैं अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। ठीक है, उस वॉर ऑफ सक्सेशन में जसवंत सिंह दारा शिकोह के साइड, मतलब शाहजहां के साइड था, लेकिन औरंगजेब को भी पता था राजपूत कितने मजबूत हैं। बाद में जसवंत सिंह को माफ कर देता है और अपने मनसबदारी सिस्टम में फिर से ऐड करता है। उसको पता था मारवाड़ मेवाड़ के बिना मुगल डायनेस्टी टिक नहीं पाई। बाद में वो ज्यादा अपने हवा में आ जाता है, उसको लगता तब तो मैं निपट लूंगा, लेकिन यही वो फेल हो जाता है। क्योंकि राजपूत जो रूलर क्लास होता है, जब तक आप वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि आप अभी भी माइनॉरिटी में हो, हिंदूज अभी भी मेजॉरिटी में। और प्रीस्टली क्लास और रूलर क्लास ये हमेशा कंट्रोल रहा है समाज पे। तभी कहा जाता ना, क्षत्रिय, और अभी भी इंडियन सोसाइटी में वर्णा सिस्टम को कितना भी कोशिश किया गया खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश आज भी है, क्योंकि वो यहां पे हमारी लेगेसी है वर्णा सिस्टम। इसीलिए गांधी जी ने वर्णा सिस्टम को अपोज नहीं किया था, क्योंकि वो कहते थे वर्णा सिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ सोसाइटी, और हर सोसाइटी में एक फंक्शनल यूनिट होती है। गलती क्या, गड़बड़ी क्या हो गई है, उसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। बस सब इक्वल्स है, क्षत्रिय इक्वल है, ब्राह्मण इक्वल, शूद्र इक्वल, वैश्य इक्वल, क्योंकि जो डिवाइड होना चाहिए था वो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए था। आपका काम ये, आपका काम ये, आपका काम ये, और आपका काम ये। समझ गया ना? ब्राह्मणों काम ये, क्षत्रियों काम ये, वैश्यों काम ये, हॉरिजॉन्टली एक जगह हुआ, लेकिन क्या वर्टिकली हो गया। ब्राह्मण को सबसे ऊपर मान लिया गया, क्षत्रिय को बीच में मान लिया गया, वैश्य को तीसरे नंबर पे, और सबसे नीचे शूद्र। ये गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए गांधी और अंबेडकर में हमेशा लड़ाइयां होती रही। दोनों अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्रास या हरिजन ही चाहते हैं, दोनों, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग। वो जब हम गांधी अंबेडकर पहुंचेंगे तब आएगा, लेकिन वो तरीके दोनों के अलग अलग थे। ये भी मिसकंसेप्शन है कि गांधी को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स। गांधी जितने अंबेडकर सगे थे दलितों के या हरिजन के या शेड्यूल कास्ट के, उतने ही गांधी जी भी थे। लेकिन मिसकंसेप्शन इतने हैं, इसको बताने की जरूरत है। भैया ऐसा गांधी जी का वो ये चाहते थे, लेकिन मिसकंसेप्शन की वजह से ऐसा उनको दिखाया गया। इसीलिए जरूरी इन चीजों को बताना, ठीक है? क्योंकि आप जब लिखते हैं कुछ चीजों को, तो कुछ चीजें आपसे अलग होनी चाहिए, मतलब बायसनेस होकर नहीं लिखना आपको। हाँ, गांधी वर्सेस अंबेडकर का डिबेट है तो लिखिए, अंबेडकर पॉलिटिकली चाहते थे अपलिफ्टमेंट, गांधी सोशल अपलिफ्टमेंट चाहते थे। इसीलिए अंबेडकर रिजर्वेशन की बात करते हैं, गांधी रिजर्वेशन की बात नहीं करते।
वो कहते नहीं, जब बाकी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी हरिजन्स को तब अपने आप इनका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। गांधी अंबेडकर कहते नहीं, ये इतने साल ना सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे ये, इसीलिए कहते हैं इनको रिजर्वेशन दीजिए तब ये आगे आ सकते हैं। ठीक है, तरीके अलग होते हैं। राजपूत पॉलिसी पे थे, ज्यादा इधर उधर हो जाता है ना। हाँ, राजपूत पॉलिसी अकबर, ये बेनिफिशियरी राजपूत के लिए क्यों रही ये भी देख लीजिए। राजपूत को क्या फायदा मिला, राजपूत को क्या क्या फायदा मिला, बेनिफिट्स ऑफ राजपूत। पहला, जो वॉर्स हो रहे थे अभी तक बिटवीन सेंटर और स्टेट, वो होने खत्म हो गए, जिस वजह से जो वेलफेयर प्रोग्राम थे राजपूताना में वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होने लगे। कि नहीं करोगे तो क्या हो, जैसे मेवाड़ का हुआ था, लड़ाइयां तो होती रही ना, मेवाड़ खत्म हो गया। जिन्होंने भी ट्रीटी कर ली वो बड़े पीसफुली रहने लगे, जिससे वहां के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको पीस मिला, उनका वेलफेयर होता रहा। दूसरा, जो राजपूत थे वो अब क्या हो गए, किसी एक रीजन को बिलोंग करने वाले नहीं हो गए, उनका भी जो रीच था वो ऑल इंडिया हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो मुगल डायनेस्टी के अंदर अफगानिस्तान से लेकर नीचे साउथ इंडिया तक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कर रहे हैं ना सर्विस प्रोवाइड। तो वो क्या, जो रीजन वाला जो अभी तक बंधे हुए थे वो ऑल इंडिया, उन्होंने ऑल इंडिया फैल गए, जिससे उनका रीच ऑल इंडिया हो गया। राजपूत को उसका फायदा मिला कि अभी तक राजपूतानों को साउथ इंडिया वाले क्या जाने कौन है राजपूत। इसी वजह से जब वो जाते हैं साउथ में, उनकी एक्सेप्टेंस बनी। और राजपूतों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, राजपूतों को मनसबदारी सिस्टम में वतन जागीर दे दी जाती थी कि आप लोग अपने ही स्टेट की जागीर आप लोग को दे दी जाएगी, आप लोग कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, राजपूतों को फायदा तो हुआ ना इससे, अल्टीमेटली इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट उनका भी हुआ। वतन जागीर क्या है, जब मैं जागीर सिस्टम पढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई मेवाड़ का कोई राजा है, उसको मेवाड़ की जागीर दे दी गई। अभी तक मनसबदारी सिस्टम में क्या था, कोई मान लो अलीगंज का जागीरदार है, उसको जब मन किया उसको इंदिरानगर का जागीरदार बना दिया गया। वतन जागीर क्या है, मेरी पैदाइश मेवाड़ में हुई है, मैं अलीगंज का बासिंदा हूं, मुझे मेरी ही जो वतन है जागीर के रूप में दे दीजिए, इसको वतन जागीर कह देते। ठीक है, नहीं हुआ वतन जागीर, बाकी क्लियर। जब मैं वतन जागीरदार भी इस समय और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये वतन जागीर भी राजपूत को मिलने लगी। कुछ भैया फैक्ट और लिख लो जल्दी जल्दी, केवल फैक्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नवरत्न जो अकबर के लिख लो, नवरत्न ऑफ अकबर, फैक्ट्स है, जल्दी लिख लो। बीरबल, एक्चुअल नेम महेश दास, महेश दास। टाइटल कवि प्रिय, कवि प्रिय, कवि प्रिय। फिर लिखो तानसेन, तानसेन। बीरबल, तानसेन। रामतनु पांडे, एक्चुअल नाम रामतनु पांडे जी हैं ये, रामतनु पांडे। और लिख लो मान सिंह, मान सिंह। अबुल फजल, अबुल फजल। मान सिंह, अबुल फजल। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये बैरम खां का बेटा था।
अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का बेटा था। जब बैरम खां की डेथ हो जाती है तो बैरम खां की वाइफ से अकबर विवाह कर लेता है, निकाह कर लेता है, और अब्दुल रहीम खान खाना अब अकबर का बेटा हो गया। सौतेले पिताजी थे अकबर। अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा नाम है, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कितने हो गए? हकीम लिखो अगला, हकीम, हकीम आप कितने हो गए? 7 8 8। लास्ट क्या है? अबुल फजल लिख लिए थे। फैजी इंपॉर्टेंट था, फैजी, फैजी। फैजी का टाइटल क्या है? मलिक उस सोयरा। इंपॉर्टेंट है ये। फैजी टाइटल लिख लो, मलिक उस शोयरा। मलिक उस शोयरा, लिटरल मीनिंग कविराज, कविराज, कविराज। मलिक उस शोयरा, हिंदी में मीनिंग इसका कविराज। तानसेन की टाइटल लिख लो, तानसेन का कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। अगला हेडिंग डालो, वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ अकबर। वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ अकबर। पहले लिखो एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज वॉज डिसाइडेड बाय अकबर 16 ईयर फॉर बॉयज एंड 14 ईयर फॉर गर्ल्स। Mutual consensus was important between boy and girl. Mutual consensus was इंपॉर्टेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। मतलब उन्हीं के ही जब कंसेंसस होगी तभी विवाह होगा, जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकते। अगला लिख लो, विडो रिमैरिजेस प्रमोट किया था इसमें, विडो रिमैरिजेस को। जो म्यूचुअल, ये जो विवाह वाला है ना, यूपी पीछे 17 में पूछा गया था। विडो रिमैरिजेस, इसके ऊपर वाला, म्यूचुअल कंसेंसस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। प्रोहिबिटेड पॉलीगैमी, जो बहु विवाह होते हैं उसको रोक दिया गया। सती सिस्टम, प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। और कुछ और छोटे छोटे नाम मिलते हैं, जैसे उसने फतेहपुर सीकरी में जोगीपुरा, धर्मपुरा और शैतानपुरा नामक छोटे छोटे एरियाज को एस्टेब्लिश कर दिया था। जोगीपुरा कौन होते हैं? जो छोटे छोटे सूफी लोग थे ना, उनके लिए लंगर की व्यवस्था होती थी जोगीपुरा में। धर्मपुरा में क्या होता था? जो हिंदू साधु लोग होते थे उनके लिए लंगर की व्यवस्था होती थी।
और जो शैतानपुरा से मतलब क्या था, जितनी भी प्रोस्टिट्यूट होती थी उनके लिए शैतानपुरा एक एरिया डिसाइड कर दिया गया था, भैया यही रहना, इससे बाहर मत आना। तो ये एरिया डिसाइड कर दिया गया। जोगीपुरा फॉर लंगर, फॉर जो फीस्ट फॉर सूफी लोग, सूफियों के लिए। धर्मपुरा फॉर जो जो हिंदू सेंट थे उनके लिए। और शैतानपुरा फॉर प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स। अगली हेडिंग डालो जहांगीर, पूरा दिन निकल गया, पूरी क्लास 6 मिनट हो गई। जहांगीर जल्दी जल्दी। बर्थ 15, कुछ फैक्ट्स लिखो जल्दी जल्दी बस। बर्थ 1569, 1569 एट फतेहपुर सीकरी, एट फतेहपुर सीकरी। चाइल्डहुड नेम सलीम, सलीम। सलीम नाम क्यों पड़ा था? माना जाता है जो शेख सलीम चिश्ती थी उनकी ग्रेस से ये पैदा हुआ था, तो उन्हीं को रिमेंबर करने के लिए उसका नाम भी सलीम रख दिया गया। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। विद द ग्रेस ऑफ शेख सलीम चिश्ती, मतलब जो द सन ऑफ अकबर वाज बॉर्न। इसीलिए उसका नाम सलीम रख दिया गया था। जब वो राजा बनता है तो अपने खुद को टाइटल देता है नूरुद्दीन, नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, ठीक है। जब ये बादशाह बनता है तो कुछ ऑर्डर पास करता है, किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या वो ऑर्डर से 4-5 लिख लीजिए। एक्चुअल में 12 थे लेकिन 12 आपके काम के नहीं है, 5-6 लिख लीजिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। लिख लो। While sitting on the throne, while sitting on the throne, he issued 12 ordinances. He issued 12 ordinances for the betterment of people. क्या क्या था उसमें? पहला, forbidded the manufacturing of वाइन। फॉरबिडेड मतलब प्रोहिबिट करना। फॉरबिडेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ, ना बनाओगे ना बेचोगे। फॉरबिडेड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ वाइन्स एज वेल एज टोबैको, एज वेल एज टोबैको। उस समय टोबैको जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था पुर्तगालियों के वजह से, ठीक है। सबसे पहले जो ये आदत पड़ी वो सोल्जर्स में पड़ी, तो सोल्जर्स लड़ते कम थे, ये ज्यादा करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा भैया इसको बंद करो, दिक्कत ज्यादा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है जहांगीर खुद उसको लत थी, तो उसको पता था कि अगर सोल्जर्स ये करने लगेंगे तो लड़ाइयां कैसे। तंबाकू की लत होती है, देखिए अच्छे अच्छा सूटेड बूटेड व्यक्ति होता है और वो कैसी जहां जाएगा उसको लगता लत है, तो साइड बाइड जाके वो दबा लेगा। वो लत है भैया, वो उसकी आदत हो चुकी है, एडिक्ट हो चुके हैं वो लोग। अगला, अगला लिख लो। बैन द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, बैन द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, ban the slaughter of animals on 2 days, सारे दिन नहीं बस 2 दिन करना।
क्योंकि खाना भी तो है 5 दिन। बैन द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, क्या बैन द स्लॉटर ऑफ एनिमल ऑन 2 डेज। कौन कौन से थे? संडे और थर्सडे। संडे और थर्सडे। लेकिन वो ऐसा नहीं था वो किसी पर्टिकुलर डे था। संडे इसलिए कहा जाता है, वो इस दिन इसके पिताजी की बर्थ हुआ था। अकबर का बर्थ संडे को हुआ था। और थर्सडे इसलिए कहा गया कि वो थर्सडे को राजा बना था, इसलिए वो 2 दिन कहता भैया इन 2 दिन को नहीं खाओगे, बाकी 5 दिन खा सकते हो। ठीक है, आगे। इस्टैब्लिश्ड जंजीर अदल। इस्टैब्लिश्ड जंजीर अदल, इसको क्या है? चेन ऑफ जस्टिस इसे कहते हैं, चेन ऑफ जस्टिस। ये क्या है? जहांगीर का जो फोर्ट था आगरा में, बेसिकली समय क्या वही फोर्ट, आगरा फोर्ट की बात चल रही है, तो वहां पे एक जंजीर लटकवा दी गेट पे कि कोई व्यक्ति जिसको जस्टिस चाहिए वो घंटी लगा के बजाए, इसीलिए जंजीर अदल कहा गया इसको। ठीक है, ऐसा किसी और ने भी किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने भी किया है। उसने भी इसी टाइप की जंजीर, उसके गेट पे शेर थे, शेर ने उसने जंजीर बांध दी थी, भाई जिसको भी चाहिए आगे घंटी बजाए कि मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, तो लगभग लगभग 12 थे, लेकिन इतने पूछा नहीं जाता है, तो ये 3-4 ही पूछा जाता है। अगला लिख लो, अगला पॉइंट। कुछ शादी विवाह लिख लो, हल्के हल्के जो पॉइंट होते हैं। मैरिज ऑफ जहांगीर या वाइफ ऑफ जहांगीर, वाइफ ऑफ जहांगीर। पहला मानबाई, मानबाई, मान मान मानबाई। और जो मानबाई है ये राजा मान सिंह की सिस्टर थी और भारमल की बेटी थी, आमेर की लिए। मानबाई का जो बेटा था वो था खुसरो। खुसरो मानबाई का बेटा, और यही जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, खुसरो। इसी को शाह बेगम भी कहा गया। यह चीफ बेगम थी मानबाई, शाह बेगम। मानबाई को शाह बेगम भी कहा गया। बेसिकली शाह बेगम की गद्दी उसे मिलती थी जिसका बेटा अगला बादशाह बनता है, तो चूंकि बड़ा बेटा इसी से हुआ था तो होना इसी को चाहिए था। बट जैसे बेचारी की मां दुर्भाग्यशाली थी, बेटा भी वैसे दुर्भाग्यशाली निकला, इसने सुसाइड कमिट कर लिया था। कहा जाता है कि यह जहांगीर की आदतों से बड़ा परेशान हो गई थी, तो जिस ओपियम को जहांगीर खूब लेता था उसी की ओवरडोज से इसने अपनी हत्या कर ली। उसी उसी अफीम से। पहले समझाती रही, नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो ठीक है, लाओ हिंदी चेक करके देखते हैं, तो ज्यादा ओवरडोज हो गया तो चली गई है। खुसरो के साथ क्या था? खुसरो ने रिवॉल्ट किया था। जब भी मैं आगे बताऊंगा ना तो खुसरो क्लियर हो जाएगा। अगला जोधाबाई। जोधाबाई, जोधाबाई, शी वॉज अ डॉटर ऑफ, लिखो, जोधाबाई, शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ मारवाड़। और इसका बेटा था खुर्रम, जो शाहजहां बना। खुर्रम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है नूरजहां। नूरजहां तीसरे। बादशाहों को, बेगमों को कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी यही कुछ है। नूरजहां।
अब नूरजहां जहांगीर के टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लिख लो कुछ इसकी बायोग्राफी के बारे में। चाइल्डहुड नेम नेहरू निसा, नेहरू निशा। चाइल्डहुड नेम नेहरू निशा। बर्थ कहां हुआ था? कांधार में। कांधार। ये ऐसी इसकी शुरुआत बेगम की इतनी बुरी स्थिति से हुई थी, इसका बर्थ एक पेड़ के नीचे हुआ था। मतलब इतनी बुरी स्थिति में थी, लेकिन ये इतनी कह लीजिए चालाक थी या डिप्लोमेटिक या कुछ कह लीजिए, शाह बेगम बाद में बनती है। नूरजहां नेहरू निशा। फादर नेम मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग। गियास बेग। टाइटल इसका क्या है? गियास बेग का क्या है? कुछ टाइटल है इसका? बताओ बताओ। एतमादुद्दौला। गियास बेग का टाइटल। इसको जब जहांगीर के टाइम में वजीर बन जाता है और जहांगीर इसको टाइटल देता है एतमादुद्दौला का। एतमादुद्दौला का मकबरा सुना है कि नहीं? कहां है? आगरा। और इट वॉज द फर्स्ट बिल्डिंग दैट वॉज मेड अप ऑफ मार्बल। अभी तक जितनी भी बिल्डिंग मुगल डायनेस्टी में थी वो सब रेड स्टोन की बनी हुई थी। एतमादुद्दौला का मकबरा है वो मार्बल का बना हुआ है और पहली बिल्डिंग थी। और इसी बिल्डिंग में पहली बार पित्रादुरा की भी आपका एविडेंस मिलता है। एतमादुद्दौला। पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या है? बेसिकली मार्बल्स पर कटिंग करके डिजाइन बनाई जाती थी। डिजाइन बना दी गई, मार्बल मान लो ये है तो हमने डिजाइन बना दी, फूल पंख जो भी हमें बनाना है। उसके बाद जो जेम्स होते हैं रत्न, उसको मड़वा दिया जाता था, उसको पित्रादुरा कहा गया है। आज जो बाद में आपको अकबर के टाइम पीरियड में खूब मिलता है, सॉरी शाहजहां के टाइम पीरियड में आपको मिलेगा खूब, लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से हुई। मदर का नाम लिख लो, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। एतमादुद्दौला। पित्रादुरा। अच्छा। पित्रादुरा। मदर का नाम अस्मत बेगम। इंपॉर्टेंट क्या है? जो आज का आप लोग परफ्यूम यूज करते हो उसका इन्वेंशन इसी ने किया था, अस्मत बेगम ने। परफ्यूम इत्र का, इत्र गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने का कॉन्सेप्ट इसी ने दिया है। चलो, पित्रादुरा, सॉरी अस्मत बेगम। टाइम हो गया ना? बाकी कल नूरजहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ी फैक्ट से जल्दी जल्दी हो जाए। अकबर में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि पूरी मुगल डायनेस्टी अकबर पे ही बेस्ड है। औरंगजेब की बात, रिलीजियस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है।